एक दिन सेठ वली भाई चांदीवाला कंगाल हो गया। सिर्फ कंगाल ही नहीं हुआ बल्कि कर्जदार भी बन गया। उसकी तबाही की दास्तान सिर्फ एक लफ्ज में बयान की जाए तो वो लफ्ज होगा सकता। यानी सेठ वली भाई जो अब सेठ नहीं रहा था, सट्टे और जुए में अपना सब कुछ हार गया था। कर्ज मांगने वाले कुछ लोगों ने उसकी हालत पर तरस खाकर चुप्पी साध ली थी, मगर हाशिम खान अलग किस्म का आदमी था। वह पैसे के मामले में रियायत का कायल नहीं था। जब उसने देखा कि सेठ वली भाई दिवालिया हो गया है, तो सख्ती से अपनी रकम का तकाजा शुरू कर दिया। उसका आदमी हर तीसरे दिन आकर वली भाई का दरवाजा खटखटा देता। पहले वह सलाम करता, फिर हाशिम खान का सलाम पहुंचाता और आखिर में कहता, सेठ मेरे लिए क्या हुक्म है। वली भाई जवाब देता, हाशिम खान को बोलना कि मुझे उसके पैसे की सबसे ज्यादा फिक्र है। कोई बात नहीं सेठ, हम 3 रोज के बाद आ जाएगा। अरे बाबा, तुम काहे को तकलीफ करता है, हम खुद पैसा पहुंचा देगा। तकलीफ की क्या बात है सेठ, हम तो खाली हाशिम खान का सलाम बोलने आता है। कुछ अरसे तक सलाम कलाम का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक रोज वली भाई ने दरवाजा खोला तो खुद हाशिम खान को दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके दाएं बाएं 2 खौफनाक चेहरों वाले बदमाश खड़े थे। उन्हें देखकर वली भाई को अपने गले में कुछ अटकता सा महसूस हुआ। आओ आओ हाशिम खान, उसने बनावटी खुशी से कहा, कुछ चाय पानी। मैं चाय पानी नहीं पीऊंगा वली भाई, हाशिम खान बोला, ये 2 मवाली भी मेरे साथ है। अगर ये तुम्हारे घर में घुसेंगे तो आजू बाजू वाले परेशान हो जाएंगे। सेफू ने बताया था तुमने आज पैसे देने का वादा किया है। मैंने सोचा खुद ही ले आऊं। हाशिम खान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल मेरे हालात। हाशिम खान उसकी बात काटते हुए बोला, मैंने कभी दूसरों के घरेलू हालात में दखल नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ले आओ, पूरे नहीं है तो कम ले आओ। अगर कुछ भी नहीं है तो खुलकर बात करो, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, फिर कब आऊं? थोड़ा और सब्र कर लो। हाशिम खान ने सख्त लहजे में पूछा, कितने दिन? वली भाई थूक निगलते हुए सहमे से स्वर में बोला, 10 से 15 दिन और ठहर जाओ। 10 दिन या 15 दिन? अरे बाबा, इतना तुक्कड़ काहे को करता है? तुम्हारा पैसा किधर नहीं जाएगा। वली भाई, लंबी बात मत करो। मैंने पूछा कि 10 दिन बाद आऊं या 15 दिन बाद। वली भाई उसके खौफनाक तेवर देखकर बोला, 15 दिन के बाद आ जाना। लेकिन का वक्त खत्म हो चुका है। हाशिम खान ने उसकी बात काट कर कहा, आज 7 तारीख है। अब मैं 23 तारीख को तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगा। 30,000 रुपए तैयार रखना। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम बीवी का जेवर बेचते हो या घर का फर्नीचर। मुझे हर हाल में अपनी रकम चाहिए। खुदा हाफिज। वली भाई दरवाजे पर खड़ा हाशिम खान और उसके साथियों को जाते देखता रहा। उसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि अंदर चला जाता। चंद लम्हों बाद उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और सिर झुकाए अंदर चला गया। हाशिम खान उन लोगों में से था जो पैसे को आका और मौला समझते हैं। वली भाई अच्छी तरह जानता था कि हाशिम खान ने जो कुछ कहा था वह अटल है। अगर उसने 23 तारीख तक 30,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं किया तो उसे बहुत भयानक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। उसने घर के सारे सामान का जायजा लिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे बेचकर वह माकूल रकम हासिल कर सकता। उसकी बीवी अमीर बाई, जो काफी देर से उसकी हरकतों को देख रही थी, बोली, ये घर के सामान को क्या घूर घूर कर देख रहे हो? क्या इसे भी सट्टे में हारने का इरादा है? अमीर बाई भारी जिस्म की बेपरवाह और मस्तमौला औरत थी। उसकी उम्र 32 साल के आसपास थी। वली भाई ने बीड़ी के 2 से 3 कश लिए, फिर हिम्मत जुटाते हुए बोला, वो हाशिम खान आया था तो मैं क्या करूं? अमीर बाई ने बेजारी से कहा,
पैसे लेने आया होगा। और खेलो सट्टा, सट्टे की बात नहीं है। वली भाई ने कहा, सारी बात मुकद्दर की है। किसी दिन मेरा डबल नोट लग गया तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। देखो, ये धंधा छोड़ दो। अमीर बाई हाथ नचाकर बोली, सट्टे के पैसे में बरकत नहीं होती। अपनी हालत देखो, ये सब सट्टे की लानत है। अभी भी वक्त है, सट्टे से तौबा कर लो, इज्जत की रोटी कमाओ। इन चक्करों में एक दिन जान से भी जाओगे। नामदाम तो सब पहले ही गवा बैठे हो, तू चुप बैठ। तेरे को इन सब बातों की क्या खबर? और हाँ, सुन, वली भाई ने कुछ नरम लहजे में कहा, तेरा जेवर है ना? अमीर बाई चौंक कर बोली, ए माँ, तुम्हारी नजर मेरे जेवरों पर है। अल्लाह को याद करो, जेवर को भूल जाओ। अल्लाह की बंदी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। वली भाई ने कहा, मैं तुझे और जेवर बनवा कर दे दूंगा। इससे भी बढ़िया और कीमती। रहने भी दो, तुम कहाँ से बना कर दोगे? मैं मर तो नहीं गया। मेरी उम्र अभी 3 कम 40 बरस है। अभी बहुत उम्र पड़ी है। 2 से 4 साल में सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम जुआ और सट्टा नहीं छोड़ोगे, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने सट्टे में सब कुछ गवाया है, मैं ही कमा कर लाऊंगा। तू अभी जेवर दे दे, मेरी बात मान ले, उधार समझ कर दे दे। लेकिन अमीर बाई ने साफ इनकार कर दिया। घर से मायूस होने के बाद वली भाई ने अपने दोस्तों और कारोबारी जानकारों से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिन दोस्तों से कर्ज मिलने की उम्मीद थी, उनका वह पहले ही कर्जदार था। वह उस तबके से ताल्लुक रखता था जहां आदमी को बाद में और उसकी दौलत को पहले देखा जाता है। आखिर 23 तारीख आ गई। सुबह सुबह सेठ वली भाई चांदीवाला को याद आया कि उसके पास अच्छे वक्त की यादगार के रूप में सोने की एक अंगूठी पड़ी थी, जिसे उसने किसी अलमारी या संदूक में रख छोड़ा था। यह ख्याल आते ही वह छलांग मारकर बिस्तर से उठा और अंगूठी की तलाश शुरू कर दी। उसकी बीवी उस वक्त बावर्चीखाने में मसरूफ थी। तलाशी के दौरान वह सोचने लगा कि कहीं वह अंगूठी अमीर बाई के हाथ न लग गई हो, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद उसे अंगूठी मिल गई तो वह उसे हथेली पर रखकर उसके वजन का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। इत्तेफाक से तभी अमीर बाई कमरे में पहुंच गई। वली भाई ने जल्दी से मुट्ठी बंद कर ली और मुस्कुराकर बीवी की तरफ देखने लगा। अमीर बाई ने पहले खुली हुई अलमारी की तरफ शक की नजरों से देखा, फिर वली भाई की बंद मुट्ठी की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है? इधर क्या तलाश रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वली भाई ने जल्दी से कहा, बीड़ी का बंडल तलाश कर रहा था। मुझे सब मालूम है। अमीर बाई बोली, तुम जेवर तलाश कर रहे हो लेकिन इधर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उसी दिन सारा जेवर माँ के घर रखवा दिया था। और ये मुट्ठी में क्या है? वाहरी अमीर बाई कर्नाटकी, तूने तो वह गाना याद दिला दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। आय हाय, कहीं तुम्हारा मगज तो नहीं उलट गया? अमीर बाई कहती रही और वली भाई चांदीवाला उछलकर कमरे से बाहर निकल गया। लगभग घंटे भर बाद वह अपने एक दोस्त आदम भाई के पास पहुंचा और उसे अंगूठी दिखाते हुए बोला, आदम भाई, मेरे को पैसे की जरूरत है। ये अंगूठी बेचने के लिए लाया हूँ, सस्ती दे दूंगा। बोलो, क्या ख्याल है? आदम भाई अंगूठी को हाथ में तौलता हुआ बोला, चोरी का माल तो नहीं है? होश की दवा करो आदम भाई, मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ? 1 तोला से कम की है। आदम भाई ने कहा, कितने में दोगे? क्या बात करते हो आदम भाई, 1 तोले से ज्यादा ही होगी। आदम भाई अंगूठी को दोबारा हाथ में तौलते हुए बोला, ऊहा, तोले से कम है। अचानक वली भाई की जुए वाली रग फड़फड़ाई तो वह बोला, लगाते हो शर्त? आदम भाई ने अंगूठी को घुमा फिरा कर देखा, फिर बोला, कितने की?
तुम बोलो, आदम भाई सोचते हुए बोला। अगर अंगूठी 1 तोला से ज्यादा की हुई तो मैं इसे पूरी कीमत पर खरीद लूंगा, और अगर 1 तोला से कम हुई तो पौनी कीमत पर। मंजूर? वली भाई उसकी जांघ पर हाथ मारते हुए बोला, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। दोनों उसी वक्त सर्राफा बाजार पहुंचे और एक जौहरी से अंगूठी का वजन कराया। उसका वजन 1 तोला 5 रत्ती निकला। वली भाई उछल पड़ा। बहुत अरसे बाद उसने पहली शर्त जीती थी। अब जरा इसकी कीमत भी निकाल दो, उसने जौहरी से कहा तो जौहरी बोला, सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपए है। अरे बाबा, अंगूठी की कीमत बोलो। वली भाई ने कहा, ये समझो कि अंगूठी तुम्हारी है और हम खरीदार हैं। यह बताओ, तुम इसे कितने में बेचोगे? हमसे खरीदने आओगे तो इसकी कीमत 21,000 रुपए होगी। ऐसा बोलो ना, वली भाई चांदीवाला ने खुश होकर कहा और अंगूठी आदम भाई की हथेली पर रखते हुए बोला, निकालो 21,000 रुपए। घपला नहीं चलेगा वली भाई, इसकी कीमत 21,000 नहीं हो सकती। ठीक है, जौहरी बैठा है, इससे दोबारा पूछ लो। इसकी बात पर भरोसा नहीं तो 2 से 4 दुकानों से और पूछ लेते हैं। अगर अंगूठी तोला से 1 रत्ती भी कम हुई तो मुझे 12,000 रुपए पकड़ा कर अंगूठी का मालिक बन जाना। आदम भाई ने 2 से 3 दुकानों पर जाकर अंगूठी की कीमत चेक की और अंत में वली भाई को 20,000 रुपए देकर अंगूठी खरीद ली। वली भाई ने रकम जेब में डाली और सबसे पहले मैरियट रोड पर जाकर नहारी का नाश्ता किया। उसने 3,000 रुपए अलग करके कोट की अंदरूनी जेब में रख लिए और उनको भूल गया। बाकी 17,000 रुपए उसने सट्टे में लगाने का फैसला किया। चूंकि वह सुबह सुबह पहली शर्त जीत गया था, इसलिए उसे यकीन था कि वह सारा दिन जीतता ही रहेगा। नाश्ते के बाद वह मलबारी के होटल पर गया और एक कड़क चाय का ऑर्डर दिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे ख्याल आया कि एक बार फिर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उसने वेटर को करीब बुलाया और जेब से सिक्का निकाल कर कहा, 1 के 4 कमाओगे? वेटर ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? वली भाई ने सिक्का उछाला। जब वह मेज पर गिरा तो वह उसके ऊपर हाथ रखते हुए बोला, क्या मांगते हो, चांद तारा या जंजीर? सेठ, हम गरीब आदमी हैं। वेटर बोला, हमारे को 4 के चक्कर में मत डालो। पास की टेबल पर बैठा एक बूढ़ा उन दोनों की बातें सुनकर वली भाई की टेबल पर पहुंच गया। उसने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और मेज पर फेंकते हुए बोला, चांद तारा। वली भाई ने बूढ़े की ओर देखकर कहा, एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया। बूढ़ा भी कोई मंझा हुआ सट्टेबाज मालूम पड़ रहा था। शो करो। वली भाई ने मुस्कुराते हुए हाथ उठा दिया। जंजीर वाली साइड ऊपर थी। बूढ़े का मुंह लटक गया। वह टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, लानत हो इस खेल पर। वली भाई ने 500 का नोट उठाकर जेब में डाल लिया और दोबारा सिक्का उछालते हुए बोला, दोबारा किस्मत आजमाओ। चांद-तारा या जंजीर? बूढ़े ने कहा, मैंने कहा न कि लानत है इस खेल पर। 1 महीना पहले मैंने इस लानत से तौबा कर ली थी। पता नहीं आज सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी थी। मलबारी के होटल से निकलकर वली भाई खोड़ी बगीचे की तरफ निकल गया। उसे यकीन हो चुका था कि किस्मत की देवी उसके साथ है और रात के 12 बजे से पहले उसकी रकम 4 गुना हो जाएगी। इसलिए एहतियातन वह घर नहीं गया। पूरी रकम का इंतजाम होने से पहले वह हाशिम खान का सामना नहीं करना चाहता था। शाम होने के बाद वली भाई जुए के एक अड्डे पर जा पहुंचा। वहां कई तरीकों से जुआ खेला जाता था। ताश से, कैरम बोर्ड के खेल पर, लूडो पर, सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों के नंबरों पर, नोटों के नंबरों पर, मसलन भाई लोग आसपास होने वाले हर काम पर शर्त लगा देते थे। वली भाई 5 आदमियों के ग्रुप में शामिल हो गया। उनमें से एक शख्स ने, जिसका नाम कासिम भाई था,
100 रुपए के नोटों की गड्डी हाथ में पकड़ रखी थी और नोटों के नंबरों पर शर्त चल रही थी। चारों जुआरी गड्डी के निचले नोट के पहले और आखिरी नंबर के बारे में एगी बैगी वाला अनुमान लगाते, जिसका अनुमान सही निकलता वह नोट उसका हो जाता। वली भाई ने जाते ही कहा, पहला नंबर एगी और दूसरा बैगी, साथ ही 100 रुपए का नोट मेज पर डाल दिया। बाकी जुआरियों में से 2 ने पहला नंबर एगी बताया, दूसरे 2 ने दोनों नंबर बैगी बताए। कासिम अली ने नोट निकालकर नंबर दिखाया तो वली भाई के सिवा किसी का अंदाजा ठीक नहीं निकला। वली भाई कासिम अली के हाथ से नोट झपटते हुए बोला, एक शर्त मेरे साथ भी हो जाए। 100 के 200 और 500 के 1000 दूंगा। हाजी सुलेमान कपाड़िया बोला, किस पर शर्त लगाओगे? वली भाई चांदीवाला जेब पर हाथ मारते हुए बोला, मेरी जेब में कुछ रकम है। बोलो 5000 से कमती है या जास्ती? गफ्फार भाई छाते वाला बोला, कौन सी जेब की बात करते हो? एक जेब की या सब जेबों की? सब जेबों की शामिल समझो। वली भाई ने एक जेब पर हाथ रखते हुए कहा, पर रकम एक ही जेब में है। कासिम अली मुंह बनाकर बोला, ए वली भाई, काहे को उल्लू बनाता है? खाली कागज भर के ले आया है जेब में। अगर हार गया तो रकम किधर से देगा? अक्खा मार्केट को मालूम है कि तेरा दिवाला पिट चुका है। बातें छोड़ो। वली भाई ने कहा, रकम लगाता है तो लगा। 20 साल से इस मार्केट में धंधा कर रहा हूँ, भाग नहीं जाऊंगा। इधर ही पैसा देकर जाऊंगा, नहीं तो अपने बाप की औलाद नहीं। पांचों जुआरियों ने लम्हा भर के लिए सोचा, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पांचों ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डाला और अगले ही पल 1000 रुपए के 5 नोट मेज पर पहुंच गए। वली भाई को यकीन था कि 2 मिनट बाद वे पांचों नोट उसकी जेब में होंगे। पांचों जुआरी कुछ पल वली भाई के चेहरे का जायजा लेते रहे, फिर एक साथ बोले, 5000 से ज्यादा। वली भाई को यूं महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने अंधे कुएं में धकेल दिया हो। वह सन्न रह गया। किस्मत की देवी ने उसका साथ छोड़ दिया था। कासिम अली उसकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या सोचता है वली भाई? माल निकाल माल। स्लो मोशन में वली भाई ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, बटुआ निकाला और 10,000 रुपए गिनकर मेज पर डाल दिए। उसका जी चाहा कि चुपचाप वहां से उठकर चला जाए, लेकिन जुआरी आसानी से हार नहीं मानता। 10,000 रुपए हारने के बाद वली भाई चांदीवाला सावधानीपूर्वक छोटी छोटी शर्तें लगाने लगा। उसकी आंखों के सामने हाशिम खान का खौफनाक चेहरा घूम रहा था। वह न जाने कितनी बार उसके घर के चक्कर लगा चुका होगा। 1 घंटे बाद वली भाई ने अपनी नकदी का हिसाब लगाया तो पता चला वह 10,000 में से 2,000 रुपए वापस ले चुका था। कोने वाली मेज पर ताश के 3 पत्तों पर जुआ चल रहा था। 3 पत्तों में 2 इक्के और 1 पान की बेगम थी। पत्ते चलाने वाले का हाथ तेजी से चल रहा था। वह लोगों को पहले तीनों पत्ते दिखाता, फिर उन्हें उल्टा करता और हाथों में घुमा फिरा कर उल्टा रख देता। शर्त यह थी कि पान की बेगम की पहचान करने वाले को लगाई गई रकम का 4 गुना मिलेगा। ज्यादातर लोग 50 और 100 रुपए लगा रहे थे। वली भाई उसके करीब बैठ गया और पत्तों को पहचानने की कोशिश करने लगा। एक नौजवान जो पास ही खड़ा था, वली भाई से बोला, साला नशे में मालूम होता है, लगाओ बाबा। पत्तों वाला कह रहा था, किस्मत आजमाओ। 1 के 4, 100 के 400, 1000 के 4000 बोलो। किस्मत वालों का खेल है, नजर जमा के लगाओ। 3 पत्ते का खेल है बाबा। पान की बेगम पे लगाओ, 1 के 4 ले जाओ। पत्तों में कुछ चक्कर मालूम होता है, नौजवान ने कहा, जरा दिखाना तो। उसने जुआरी के हाथ से तीनों पत्ते लिए और बड़ी सफाई से पान की बेगम का एक कोना थोड़ा सा मोड़ दिया। वली भाई चांदीवाला ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया।
जब जुआरी ने पत्तों को घुमा फिरा कर मेज पर फेंका तो नौजवान ने मुड़े हुए कोने वाले पत्ते पर 500 का नोट रख दिया। वली भाई ने फौरन 1000 का नोट निकाला और 500 रुपए के ऊपर रख दिया। जब जुआरी ने पत्ते सीधे किए तो वली भाई उछल पड़ा। उसने सही पत्ते पर शर्त लगाई थी। जुआरी ने 1000 रुपए वाली जेब से 3 नोट निकाले और वली भाई का नोट मिलाकर 4000 रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। 2000 रुपए नौजवान को दिए और दोबारा पत्ते घुमाता हुआ अपने खास शब्द दोहराने लगा। उसके चेहरे पर जरा भी उलझन पैदा नहीं हुई थी। वह बिल्कुल मशीनी अंदाज में बोल रहा था। किस्मत का खेल है बाबा, नजर जमा के लगाओ। 1 के 4, 100 के 400, 1000 के 4000। 3 पत्ते का खेल है बाबा, पान की बेगम पे लगाओ, किस्मत आजमाओ। वली भाई की जेब में अब 12,000 रुपए हो गए थे। उसने 12,000 के 48,000 रुपए बनाने का फैसला किया। उसकी नजरें पत्तों पर जमी हुई थी। जब जुआरी ने पत्ते मेज पर फैलाए तो उसने पूरे 12,000 रुपए मुड़े हुए कोने वाले पत्ते पर लगा दिए। जुआरी ने नोट अपनी तरफ खिसकाए और तीनों पत्ते सीधे कर दिए। वली भाई पर बिजली सी गिर पड़ी। इस दफा वह धोखा खा गया था। उसने गौर से देखा तो पता चला कि तीनों पत्तों का ही एक एक कोना मुड़ा हुआ था। उसने चीख कर कहा, ए चरिया, मेरा पैसा वापस निकाल। मेरे साथ फ्रॉड करता है, निकाल मेरा पैसा। शोर नहीं करो माई बाप, जुआरी बोला, तीनों पत्ते तुम्हारे सामने हैं। 2 इक्के और 1 पान की बेगम। देख, इधर देख। वली भाई पत्ते लहराता हुआ बोला, इन तीनों के किनारे मुड़े हुए हैं। निकाल मेरा पैसा। जुआरी पत्ते वापस लेता हुआ बोला, किनारे को नहीं देखो माई बाप, पत्ते को देखो। फिर वो अपने धंधे में उलझ गया। वली भाई ने शोर मचाने की कोशिश की मगर तमाशाइयों ने उसे आराम से एक तरफ धकेल दिया। उन्हीं में वह नौजवान भी था जिसने पत्ते का कोना मोड़ा था। वह जुआरी का साथी था। वली भाई चांदीवाला ने बाहर निकलकर हाथ की घड़ी पर नजर डाली। रात के 10:17 हुए थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पहले सी गहमागहमी नहीं थी। वली भाई ने हाथ कमर पर बांध लिए और सिर झुकाकर एक तरफ चल दिया। उसकी कल्पना में एक बार फिर हाशिम खान और उसके गुंडों के खौफनाक चेहरे उभर आए। उसे यकीन था कि हाशिम खान का एकाध आदमी उसके दरवाजे के सामने टहल रहा होगा। अचानक वली भाई को वो 3,000 रुपए याद आ गए जिन्हें वह कोट की अंदरूनी जेब में रख कर भूल गया था। 3,000 रुपए को याद करते ही उसे बेचैनी होने लगी। उसका जी चाहा कि वापस जुआखाने में चला जाए और 3,000 रुपए के जरिए अपनी किस्मत आजमाए। वह बेअख्तियार वापस हो लिया, लेकिन उसने किसी तरह अपनी उस इच्छा को दबाया और किसी होटल की तलाश में तेज तेज चलने लगा। हाशिम खान से बचने के लिए जरूरी था कि वो घर से बाहर रहे। 15 मिनट बाद वली भाई होटल दरबार के अंधेरे से स्वागत कक्ष में पहुंचा। वैसे उसे स्वागत कक्ष कहना बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि एक कोने में आलूओं और प्याज की बोरियां रखी थी। उनके साथ ही घी के चंद खाली कनस्तर, कुछ टूटी हुई कुर्सियां रखी थी और एक कचरे का डिब्बा पड़ा था जो हड्डियों और रोटी के बचे खुचे टुकड़ों से भरा हुआ था। फिजा में उन चीजों की मिलीजुली बू फैली हुई थी जो बहुत ही असहनीय थी। वली भाई ने काउंटर पर नजर डाली तो वहां उसे कुछ पुराने रजिस्टर रखे नजर आए। कुर्सी पर बैठा एक आदमी काउंटर पर सिर रखे सो रहा था। वली भाई ने काउंटर बजाते हुए कहा, ए भाई, होश में आओ, मेरे को एक कमरा मांगता है। क्लर्क हड़बड़ा कर जागा। कुर्सी सीधी की, हाथ में दबे डाइजेस्ट को काउंटर पर रखा। दोनों हाथ मुंह पर फेरे, एक अंगड़ाई ली। फिर वली भाई को घूरता हुआ बोला,
सिंगल या डबल? वली भाई अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाता हुआ बोला, डबल किधर है? देखता नहीं है, हम सिंगल पसली का एकदम सिंगल आदमी है। क्लर्क जम्हाई लेता हुआ बोला, डबल का इंतजाम भी हो सकता है, लेकिन खैर आपकी मर्जी। वह रजिस्टर खोलकर उसके पन्ने पलटने लगा। पहली 4 मंजिलों में सिंगल रूम के 500 रुपए होंगे, उससे ऊपर हर मंजिल के 50 रुपए कम होते जाएंगे। ऊपर वाली मंजिल का किराया कम काहे को है? 2 बातें हैं, क्लर्क ने कहा। पहली बात, लिफ्ट खराब है, और दूसरी ये कि ऊपर आपको सफाई खुद करनी पड़ेगी। वली भाई चांदीवाला के कारोबारी ज़ेहन ने जल्दी से हिसाब जोड़ा और कहा, ठीक है, मेरे को 14वीं मंजिल पर कमरा चाहिए, 7 साल बाद आना। क्लर्क रजिस्टर बंद करता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ? फिलहाल इस होटल में 7 मंजिलें हैं। 5 साल बाद जब इसकी मियाद खत्म हो जाएगी तो इसे गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसकी 15 मंजिलें होंगी। उस वक्त सिंगल रूम का किराया 3,500 रुपए होगा, अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी के। क्या समझे? काहे को लंबी बात करते हो? वली भाई ने कहा, 7वीं मंजिल पर कमरा बुक करो, लेकिन हम 250 रुपए से 1 पैसा जास्ती नहीं देगा। आजकल बहुत कड़की है। थोड़ी सी नानुकुर के बाद क्लर्क ने 1 रात का किराया वसूल किया, रसीद काटी और बैरे को बुलाकर वली भाई के साथ कर दिया। 7वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते वली भाई बुरी तरह हांफने लगा। बैरे ने एक कमरा खोला और 25 वाट का बल्ब जलाकर उम्मीद भरी नजरों से वली भाई की तरफ देखने लगा। वली भाई ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रखा। बैरे ने बुरा सा मुंह बनाया और जाने के लिए मुड़ा। अरे भाई, नाराज नहीं होना, वली भाई ने कहा। इस माले पर कितने आदमी रहते हैं? 19 कम 20। बैरा भाई, मेरे को हिसाब नहीं आता। सीधा सा बोलो, 1 आदमी। बैरे ने कहा, आपके सिवा इस मंजिल पर कोई नहीं है, और झाड़ू वो कोने में पड़ी है। बैरे के जाने के बाद वली भाई ने बिस्तर की चादर उतारकर झाड़ी और सोने की तैयारी करने लगा। कमरा बहुत ही बेहुदा और गंदा था। फर्श पर पुरानी सी दरी बिछी थी। कोने में काकरोच सरसराते फिर रहे थे। वली भाई बिस्तर के किनारे पर बैठकर सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर हाशिम खान का खौफनाक चेहरा उभर आया। वह उससे अस्थायी तौर पर तो छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छिपना बहुत मुश्किल था। उसने हाशिम खान के ख्याल को मन से झटकने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। उसे यकीन था कि सारी रात खौफनाक ख्वाब देखता रहेगा। क्षण भर बाद उसे कोने से सरसराहट सुनाई दी। वो उछलकर बिस्तर पर चढ़ गया और मुड़कर आवाज की दिशा में देखने लगा। कोने में 2 काकरोच आगे पीछे दौड़ते हुए छत की तरफ जा रहे थे। अगर कमरे कोई दूसरा शख्स मौजूद होता तो वली भाई उसके साथ इस बात पर शर्त लगा देता कि कौन सा काकरोच पहले छत तक पहुंचेगा। अचानक बाहर गैलरी में किसी के कदमों की आवाज उभरी। शायद कोई और मुसाफिर वहां आया था, लेकिन कदमों की आवाज उसके दरवाजे के करीब पहुंचकर बंद हो गई और किसी ने अंगुलियों के पोरों से दस्तक दी। वली भाई सिमट सा गया। मुमकिन है कोई बैरा हो, उसने खुद को तसल्ली दी और उठकर दरवाजा खोल दिया। इसके साथ ही 2 बदमाश उसे धकेलते हुए अंदर घुसते चले गए। वो लंबी चौड़ी कद काठी और खौफनाक चेहरों के मालिक थे। सेठ वली भाई चांदीवाला, एक बदमाश बोला, क्या तुम हाशिम खान को जानते हो? जानता हूँ। वली भाई अपने डर को छिपाने की कोशिश करता हुआ बोला, हाशिम खान बहुत अच्छा आदमी है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। पर तुम्हारे को हमारा ठिकाना कैसे मालूम पड़ा? हाशिम खान का मुखबिर सुबह से तुम्हारे साथ था। वली भाई मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, आज हमारा अपनी बांडी पत्नी से झगड़ा हो गया था। हमने सोचा आज घर में नहीं सोएगा। और क्या खबर है?
हमारे दोस्त का क्या हाल है? क्या तुम समझते हो कि हम यहाँ घास काटने आए हैं? दूसरे बदमाश ने कहा, हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ने आए हैं। ए भाई, वली भाई घबरा कर बोला, हाशिम खान हमारा दोस्त है। हमारा लेन देन चलता रहता है। हमारे ऊपर उसका सिर्फ 30,000 रुपया निकलता है। हम 2 से 4 रोज में उसका एक एक पाई दे देगा। हाशिम खान हमारा दोस्त है। वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम उससे दोबारा जाकर पूछ लो। सिर्फ 30,000, हमें भी मालूम है। आज 23 तारीख है। हाशिम खान ने तुम्हें 15 दिन की मोहलत दी थी, वो आज खत्म हो गई है। हाशिम खान तुम्हें दूसरों के लिए मिसाल बनाना चाहता है। वह अपने कर्जदारों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि कोई उसका पैसा हजम नहीं कर सकता। एक तुम्हारी कुर्बानी से बहुत से कर्जदार सुधर जाएंगे। वली भाई चांदीवाला कांपने लगा। जख्म के निशान वाला बदमाश बोला, यूं तो मौत का वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि मौत किस तरीके से आती है। हाशिम खान ने कहा है कि तुम्हारी मौत ऐसे तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को उससे सबक मिले। जानी नामक बदमाश मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, और उस काम के लिए यह जगह भी बहुत अच्छी है। इस मंजिल पर कोई है भी नहीं। क्या ख्याल है चांदीवाला भाई? यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है। चांदीवाला पीछे हटते हुए खिड़की के साथ जा लगा। वह उस कमरे की इकलौती खिड़की थी, लेकिन उस खिड़की के जरिए फरार होना नामुमकिन था। 7वीं मंजिल की उस खिड़की से कूदने का मतलब फौरन मौत थी। लेकिन जब दोनों तरफ मौत हो तो इंसान जान बचाने के लिए खतरनाक तरीके अपनाने को मजबूर हो जाता है। जैसे एक कमजोर से कमजोर इंसान भी जलते हुए जहाज से समंदर में कूद जाता है, वली भाई चांदीवाला भी उस मुश्किल घड़ी में खिड़की से फरार होने की सोचने लगा। उसे मालूम था कि खिड़की के नीचे कगर बनी हुई थी जिस पर पैर रख कर खड़ा हुआ जा सकता था। वली भाई ने एक बार फिर मिन्नत की, जानी भाई, हम खराब आदमी नहीं हैं। हमने हाशिम भाई के साथ फ्रॉड नहीं किया। हमको मारो नहीं। हमारा छोटा छोटा बच्चा यतीम हो जाएगा। एक छोकरा और एक छोकरी है। उसकी आवाज भर्रा गई, हम पर रहम करो। हमारे को हाशिम भाई के पास ले चलो। हम उसके पैर पकड़ेगा। जानी अपने साथी की तरफ देखता हुआ बोला, क्या ख्याल है उस्ताद? काम चालू करें? 1 मिनट, मैं जरा सीढ़ियों पर एक नजर डाल लूं। कहते हुए वह दरवाजे से बाहर निकल गया। जानी ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। उस समय उसका ध्यान दरवाजे की तरफ था। वली भाई ने इस मोहलत को गनीमत जाना और खिड़की के ऊपर चढ़कर कगर के ऊपर उतर गया। यह देखकर जानी तेजी से आगे बढ़ा। वली भाई दीवार के साथ पीठ चिपका कर धीरे धीरे परे सरक गया। उसने जानी का भारी हाथ अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन वो उसकी पहुंच से चंद मिलीमीटर परे था। रात अंधेरी और सर्द थी। समंदर की तरफ से तेज हवा चल रही थी। वली भाई की सारी ताकत दीवार के साथ चिपके रहने में खत्म हो रही थी। वो नीचे देखने से बच रहा था और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कगर जमीन की सतह से कुछ ही फुट ऊंची है। उसकी निगाहों के सामने कराची शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। वह सोच रहा था कि इन रोशनियों की जगमगाहट में लाखों लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। कोई सो रहा होगा, कोई तफरीह कर रहा होगा और कोई सट्टा खेल रहा होगा। उन लाखों लोगों को क्या मालूम कि सेठ वली भाई चांदीवाला जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। हवा का कोई तेज झोंका उसे मौत के मुंह में धकेल सकता था। जानी ने अपना खौफनाक चेहरा खिड़की से बाहर निकाला और कहा, मालूम होता है कि तुमने अपनी मौत का तरीका खुद ही चुन लिया है। चलो
अच्छा हुआ हमें तकलीफ नहीं करनी पड़ी। ये कहकर उसने सिर पीछे कर लिया और खिड़की बंद कर दी। वली भाई ने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ दीवार के साथ चिपका लिए। हालांकि वह एक खतरे से निकल गया था, लेकिन दूसरा खतरा भी मामूली नहीं था। क्षण भर बाद उसने आंखें खोली और सूरतेहाल का जायजा लिया। कगर की चौड़ाई 7 से 8 इंच के लगभग मालूम होती थी, क्योंकि पैर सीधा करने से उसके बूट का किनारा बाहर निकल जाता था। दाईं तरफ खिड़की थी और बाईं तरफ इमारत का किनारा था। वह उस कगर पर चलता हुआ किनारे के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। उस खिड़की से परे जो खिड़की थी, उसके अंदर पुराना सा एयर कंडीशन लगा हुआ था, जो खिड़की से लगभग 3 फुट बाहर निकला हुआ था। उस एयर कंडीशनर की वजह से वह न तो खिड़की खोल सकता था और न ही दूसरी तरफ जा सकता था। दाएं बाएं का जायजा लेने के बाद उसने नीचे देखा। इसके साथ ही खौफ और दहशत की सर्द लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली और दीवार के साथ चिपक कर हांफने लगा। उसकी अंगुलियां सीमेंट की दीवार में घुसने की कोशिश करने लगी। अब वह दीवार और कगर ही उसकी जिंदगी का सहारा थी। दहशत बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों कमाए थे, लेकिन आज वह सिर्फ 30,000 की वजह से मौत की कगार पर खड़ा था। काश वह 18,000 रुपए न गंवाता। अगर यह रकम वह हाशिम खान को दे देता तो यकीनन वह कुछ दिन की और मोहलत दे देता। चंद लम्हों तक सांस दुरुस्त करने के बाद उसने दाएं पैर को कगर से अलग किए बगैर दाईं तरफ सरकाया। उसका हाथ अनजाने तौर पर दीवार के साथ सरकने लगा। अचानक उसका पैर किसी गोल कंकर पर पड़ा और थोड़ा सा फिसल गया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने कल्पना में अपने जिस्म को हवा में कलाबाजियां खाते हुए देखा। उसे मालूम था कि अगर वो जिंदा रहा तो उम्र भर वह इस घटना और दहशत को नहीं भूल सकेगा। एक एक इंच के हिसाब से सरकता हुआ वली भाई अंतत खिड़की के सामने पहुंच गया। खिड़की दीवार की सतह से मुश्किल से 1.5-2 इंच अंदर थी और बाहर की तरफ कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह सहारे के तौर पर पकड़ सकता। खिड़की के सामने पहुंचकर पहला सवाल रुख बदलने का था। खिड़की की तरफ मुंह किए बिना वह उसे खोलने की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। सबसे खतरनाक वह पल था जब उसने बायां पांव दाएं पांव के ऊपर से ले जाते हुए दूसरी तरफ रखा। फिर उसने कंधे घुमाए और दीवार के साथ रगड़ खाते हुए खिड़की की तरफ मुंह किया। चंद लम्हों तक वह खिड़की के साथ कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता रहा। अंदर बत्ती बुझी हुई थी और पूरी तरह सन्नाटा था। इसका मतलब था कि दोनों बदमाश उसे छोड़कर चले गए थे। उसने खिड़की पर जरा सा दबाव डालकर देखा, वह अंदर से बंद थी। उसके पट लकड़ी के थे और उनमें फूलदार शीशे लगे हुए थे। वली भाई ने शीशे की सख्ती का अंदाजा लगाने के लिए उस पर मुक्का मारा। वली भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने दीवार के साथ लगेलगे मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। शायद होटल के अंदर या सड़क पर गुजरने वाले किसी इंसान के कानों तक उसकी आवाज पहुंच जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चंद नाकाम कोशिशें करने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। मायूसी ने उसे पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया था। उसने सोचा कि अगर वह सारी रात वहां खड़ा रहे तो शायद दिन का उजाला फैलने पर लोग उसे देख लें और उसकी मदद को पहुंच जाएं। लेकिन क्या वो सारी रात उस कगर पर खड़ा रह सकता था? उसकी टांगें वाकई कांपने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए। गली में गुजरने वालों को ऊपर देखने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन न तो वह नीचे देख सकता था और न ही हाथ हिला सकता था। उसने जेब से बटुआ निकाला और उसमें रखे हुए विजिटिंग कार्ड एक एक करके नीचे फेंकने लगा।
उसके ख्याल में कार्ड सीधे नीचे जा रहे थे। कार्ड खत्म हो गए तो उसने कुछ मिनट इंतजार किया, फिर बटुआ फेंकने का इरादा किया। हालांकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन जिंदगी के मुकाबले में उनकी कुछ अहमियत नहीं थी। जबकि इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि बटुआ उठाने वाला ऊपर नजर उठाकर भी देखेगा। कोई मौका पर्स हुआ तो बटुआ उठाकर चलता बनेगा। यह सब सोचकर वली भाई फिर रोने लगा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बटुआ अपने आप ही नीचे गिर गया। उसने नीचे देखने का इरादा किया, लेकिन मारे डर के आंखें अपने आप बंद हो गई। 15 मिनट गुजर गए, ऊपर कोई नहीं आया। घोर निराशा में डूबे वली भाई ने एक अंतिम कोशिश के लिए दिमाग दौड़ाया तो उसने एहतियात के साथ जेब में हाथ डाला और चाबियां निकाल ली। चाबियों के साथ एक छोटा सा चाकू भी था। चाकू देखकर उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। उसने मुंह से चाकू खोला और खिड़की की झिर्री में डालकर चटखनी खोलने की कोशिश करने लगा। चाकू का ब्लेड चटखनी तक पहुंच तो गया, लेकिन वो उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं सका। यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसके जिस्म का सारा बोझ खिड़की के ऊपर था, जिसकी वजह से चटखनी टाइट हो गई थी। 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद उसके ज़हन में एक और आइडिया आया। शीशों के किनारों पर जो पोटीन लगी हुई थी वह कई जगह से उखड़ी हुई थी। उसने बहुत ही एहतियात के साथ पोटीन को खुरचना शुरू किया। हालांकि काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जिस रफ्तार से वह उसे कर रहा था उसकी वजह से खासा लंबा होता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी टांगें तकरीबन जवाब दे गई थी और घुटने कंपाने लगे थे। उसने सोचा अगर उसके घुटनों में जरा भी लचक पैदा हुई तो फिर वह कगर पर खड़ा नहीं रह सकेगा। इससे आगे उसने अपनी सोच को रोक दिया और अपनी बची खुची ताकत को काम में लाते हुए टांगों को सख्त कर लिया। शीशे की पोटीन लगभग उतर गई थी। अगली समस्या कीलों को मोड़ने की थी। ये काम ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। शीशे के चारों तरफ कुल 8 कीलें थी। उसने अभी 6 कीलें ही मोड़ी थी कि शीशे का ऊपरी किनारा खुद ब खुद बाहर की तरफ झुक आया। उसने जल्दी से शीशे को नीचे दबाया और बाहर निकालकर हाथ से छोड़ दिया। शीशा कगर से टकराकर एक छनाके से टूट गया। उसके कुछ टुकड़े नीचे गिर गए और कुछ कगर पर रह गए। इस कार्रवाई के दौरान वली भाई का हाथ भी जख्मी हो गया, लेकिन उसे जख्म की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बहुत ही बेसब्री के साथ सुराख में हाथ डाला और चटखनी खोलकर खिड़की के पटों को धकेल दिया। जब उसने खिड़की के फ्रेम में दोनों हाथ जमा कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उसकी टांगें बेजान हो चुकी थी। उनके लिए अपनी ताकत के साथ ऊपर उठना मुमकिन नहीं था। वली भाई ने अपने जिस्म को खिड़की के ऊपर डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकने लगा। जब उसका वजन आगे की तरफ ज्यादा हो गया तो वह कमरे में लुढ़क गया। दहशत में जकड़ा हुआ उसका जिस्म दरी पर ढेर हो गया। उसे कुछ पता नहीं चला कि वह कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। जब उसने आंखें खोली तो कमरे की बत्ती जल रही थी और 4 आदमी उसके इर्द गिर्द खड़े थे। उनके चेहरों पर नजर पड़ते ही उसका जी चाहा कि वह दोबारा बेहोश हो जाए। उनमें से एक चेहरा उसके लिए अजनबी था, लेकिन बाकी 3 चेहरों को वो कयामत तक नहीं भूल सकता था। एक हाशिम खान था और दूसरे 2 वे बदमाश थे जो उसे कत्ल करने आए थे। वली भाई ने महसूस किया कि उनके चेहरों पर अब पहली जैसी सख्ती नहीं थी। वली भाई उठता हुआ बोला, हाशिम खान, क्या तू मेरे को तरसा तरसा कर मारना चाहता है? हाशिम खान की घनी मूंछों के नीचे हल्की सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वह बोला, नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं रही। क्या बोलता है हाशिम खान? वली भाई ने कहा, वो 30,000 रुपया। 30,000 रुपए वसूल हो गए। हाशिम खान ने कहा, अब तुम आजाद हो।
वली भाई सांस रोके हाशिम खान को घूरने लगा। 30,000 वसूल हो गया है। क्या तुमने मेरा कर्जा माफ कर दिया है? हाशिम खान ने कभी कर्जा माफ नहीं किया। वैसे यूं समझ लो कि तुम्हारी कोशिश से कर्जा अदा हो गया है। मेरी कोशिश से? वली भाई की हैरत बढ़ती जा रही थी। हाशिम खान चौथे शख्स की तरफ देखते हुए बोला, मैंने और रुस्तम अली ने शर्त लगाई थी। इसका ख्याल था कि तुम कगर के ऊपर से गिरकर मर जाओगे, जबकि मेरा कहना था कि तुम सही सलामत कमरे में पहुंच जाओगे। इस बात पर हमने 35,000 रुपए की शर्त लगाई थी। मैं ये शर्त जीत चुका हूं। वली भाई की आंखें हैरत से फैल गईं। वह व्यंग्य से बोला, ओहो, तो तुम लोग नीचे खड़े मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे? हम 2 घंटे से गली में खड़े तुम्हारी तरफ देखते रहे थे। तुम 3 दफा गिरते गिरते बचे थे। ये रुस्तम अली हर दफा उछल पड़ता था, लेकिन इसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। अफसोस, बेचारा 35,000 रुपए हार गया। वली भाई गुस्से से कांपने लगा। अल्लाह करे तुम लोगों पर बिजली गिरे। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी और मौत पर शर्त लगाई थी। रुस्तम अली बोला, चांदी वाला सेठ, जुए में सब चलता है। वली भाई चीख कर बोला, लानत हो तुम पर और मेरे पर भी। आज के बाद मैं जुआ या सट्टा खेलूं तो मेरी शक्ल बंदर जैसी हो जाए। तौबा तौबा तौबा। आज के बाद सट्टे का नाम भी नहीं लेगा। सट्टेबाजों और जुआरियों पर लानत हो। आधी रोटी खाएगा पर सट्टा नहीं खेलेगा। वली भाई, तुम सट्टे के बगैर नहीं रह सकते, हाशिम खान ने भरोसे के साथ कहा। वली भाई दरी पर हाथ मारता हुआ बोला, लगाते हो इस बात पर शर्त? लेकिन अपनी बात का मतलब समझते ही वह तौबा तौबा करते हुए अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। हाशिम खान ने कहकहा लगाया और अपने साथियों के साथ बाहर की तरफ चल दिया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वह रुका और वली भाई का बटुआ उसकी तरफ फेंका। ये तुम्हारा बटुआ, जिसे तुमने सड़क पर गिरा दिया था। और हाँ, ये 2,000 रुपए भी रख लो। मैंने फैसला किया था कि अगर मैं जीत गया तो 2,000 रुपए तुम्हें दे दूंगा। वली भाई चंद लम्हों तक हाशिम खान के हाथ में पकड़े हुए नोटों को देखता रहा, फिर उसका हाथ परे करता हुआ बोला, नहीं हाशिम भाई, ये हराम का पैसा है। आज के बाद हम सट्टे के पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। इसे वापस रख लो। हाशिम खान ने हैरत से आंखें झपकाईं और कान के करीब अंगुली घुमाकर वली भाई के पागल होने का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया।